तो शायद आपको मेरी आवाज और मैं हूबहू आपको कैमरे के उस तरफ दिखाई दे रहे होंगे और सुनाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आयनिक बॉन्डिंग। सर नेट का एक्सपेक्टेड बंद किया बेटा, देखो सुनो, मतलब एक डायलॉग है वो बोल सकता कैमरे के आगे, बट चीज जब तक सामने हो ना जाए तब तक माना मत करो, है ना। वो काफी ज्यादा बायस्ड डायलॉग हो जाएगा, बोलना चाह रहा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग आप लोग कहोगे सर जी पहले तो ये बताओ ये जो पीछे केमिकल बॉन्डिंग चल रही है भैया क्या है, ये थोड़ा सा अलग मामला है क्या? तो देखो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सर ने जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चर्चा, आवाज नहीं आ रही, कैसी बात कर रहे हो यार, अच्छी आवाज नहीं आ रही, पर आवाज तो आ रही होगी, बेसुरा हूं मान लिया, पर इतना भी तो नहीं बेटा कि आपको आवाज नहीं आ रही हो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी कॉन्टेक्ट टू माय टेक टीम हेड। योर फर्स्ट लेक्चर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बस क्या जनाब, एक बार देखना बच्चे कमेंट करें आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक करना। हाँ लेक्चर ऑन कर दिया, मालिक लाइव है। हेलो आवाज आ रही है, एक बार देखना सर, मैं बोल रहा हूँ आ रही है, आ रही है बेटा, देख कितनी बढ़िया शर्ट पहन के आओ, तुझे आवाज आवाज की पड़ी है, नई शर्ट निकल आई है, आ रही है ना सर? S2 में नहीं है, ये S4 है मालिक। ठीक है ठीक, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ रही है ना स्वीटी सिंह को, आ रही है, बात बताओ बताओ सर, बहुत दिन बाद आपका लेक्चर है, बस मुस्कान क्या करें, अच्छी चीजें टेक टाइम। चलिए सो लेक्चर स्टार्ट करते दोस्तों। बात कर रहे थे आयनिक बॉन्डिंग की, तो सवाल ये होता है कि सर इससे पहले जो सर ने बोला है पढ़ाया है वो क्या था, वो केमिकल बॉन्डिंग था, तो उसमें और उसमें फर्क क्या? तो सबसे पहले हम लोग बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्डिंग एक्चुअल में चीज क्या है। किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में होने वाले अट्रैक्शंस, अगर वो अट्रैक्शंस थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं तो एक बॉन्डिंग की कैटेगरी में लाई करने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं H और CH, ये दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्ट होने के बाद इन्होंने एक इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन हो गया कि अगर मैं Cl को कहीं जगह मूव करवा दूं, साथ साथ में H भी मूव हो रहा है, H और Cl के बीच में ब्याह हो चुका है, समझ। तो जो स्ट्रांग इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं वो इंटरेक्शंस को हम लोग बॉन्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। तो सर जरूरी थोड़ी ना बॉन्ड सारे स्ट्रांग ही बने, वीक भी तो बनते हैं, इंटरेक्शंस वीक भी तो हो सकता है। हाँ इंटरेक्शंस वीक भी हो सकता है, यही कारण है उन वीक इंटरेक्शंस को ही हम लोग वीक फोर्सेस के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग कभी बार बोलते हो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अरे बोलो, जिसको आप लोग बोलते हो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको आप लोग बोलते हो कभी कभार कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको आप लोग कभी बार बोलते हो बेटा कि वैन डर वाल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस हैं वो सब कहीं ना कहीं अट्रैक्शंस ही हैं दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में, बट वो अट्रैक्शंस कहीं ना कहीं वीक हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका एक एग्जांपल है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो मार्केट में अट्रैक्शंस बहुत प्रकार के हो रहे हैं, घूमते फिरते हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी तरह, है ना। तो मेरा तो पता नहीं, मतलब तुम लोग हो जाते हो, मैं तो भाई बहुत सीधा आदमी मामलों में। तो मान लीजिए अगर वो अट्रैक्शंस वो सिर्फ क्लासरूम में आ जा रहा है, मान लो कोई तुम्हारा मित्र है ना, तुम उसको देख रहे हो, बस बस आंखें मिल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है, वो एक कोने में बैठी है तुम एक कोने में बैठे हो, वो भी एक प्रकार का अट्रैक्शन ही है, लेकिन वो अट्रैक्शन कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा होगा? एक वीक अट्रैक्शंस या वीक इंटरेक्शन की कैटेगरी में लाई कर रहा होगा। और इसी वीक इंटरेक्शन की कैटेगरी को पढ़ने के लिए हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम क्या बेटा? वीक फोर्सेस। और इसी वीक फोर्सेस के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा क्या सर जी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन मान लीजिए बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, दोनों लोग एक दूसरे के साथ कॉफी पीने जाना शुरू कर, मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शंस वीक से थोड़ी सी स्ट्रांग की तरफ जा रही है, थोड़ी सी, मतलब वो आजकल तो मार्केट में चल रहा है ना, मेरे जमाने में तो नहीं होता था, बस जो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो चीज होती है, मान लीजिए कैटेगरी यहां तक पहुंच चुकी है कि मुलाकात होने लग गई है, बात होने लग गई है, सो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन थोड़े से मॉडरेटली, मैं कह सकता हूं कि मॉडरेटली वो इससे स्ट्रांग हो चुकी है। उस प्रकार के इंटरेक्शन को दोस्तों आप लोग क्या नाम देना शुरू करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर इंटरेक्शंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी, तुमने मांग में सिंदूर ही भर दिया, आप तो समझ, है ना। इसका मतलब अब तो ब्याह हो चुका, और ब्याह हो चुका मतलब अट्रैक्शंस काफी स्ट्रांग हो चुके होंगे, और वो स्ट्रांग अट्रैक्शंस ही कहीं ना कहीं आपका कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, या कहीं ना कहीं आपके आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सो आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो पूरा का पूरा मेनली वो अट्रैक्शन ही है यार, मेनली क्या है? अट्रैक्शन ही है। अब वो अट्रैक्शन किस प्रकार का है जो अब तक आपको सर पढ़ा रहे हैं, जो सर सुना रहे हैं, वो सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल को टच भी नहीं किया हुआ, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल की शेप बताने का काम केमिकल बॉन्डिंग वाले सर का नहीं है, उसके लिए हमने एक आदमी रख रखा है, सॉलिड स्टेट वाला आदमी। प्रदीप सर का काम है वो कि भैया कौन से किस शेप में लाई करो, NaCl के क्रिस्टल याद करो, सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल याद करो, ये सब आयनिक मॉलिक्यूल की शेप की चर्चा बेस सर ने नहीं करी हो। इनकी शेप की चर्चा कौन करेगा? सॉलिड स्टेट वाले मास्टर कर रहे हो। लेकिन सर ने जिन मॉलिक्यूल्स की चर्चा करी वो तो थे कोवलेंट, मैं जिसकी चर्चा करने के लिए आया मैं सिर्फ आयनिक। तो सर आपके आयनिक की शेप बताओ, मैं क्यों बताऊंगा, मैंने एक आदमी रख रखा है, प्रदीप सर को हवाले कर रखा, भैया आयनिक मॉलिक्यूल की शेप ये बताएंगे, तो तुम क्या बताने आया है? मैं सिर्फ इंटरेक्शन समझाने आया हूं बेटा, कि उस आयनिक इंटरेक्शंस की वजह से किस किस प्रकार के फिजिकल पैरामीटर्स पे फर्क पड़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, एक वर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैटिस एनर्जी, मैं इस प्रकार के टर्म्स को यहां पे डील करने के लिए आया हूं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा कि मैं किस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। ये भी एक प्रकार का इंटरेक्शन कैसा है? स्ट्रांग इंटरेक्शन ही है, सिंदूर भरा जा चुका है, आज तो सिंदूर वर्ड वैसे भी बहुत फेमस हो रहा है। सो सर ने बात करी थी कोवलेंट की, मैं बात कर रहा हूं आयनिक बॉन्डिंग की। तो सर क्या ये लेक्चर उतना ही बड़ा नहीं हुई, बोला ना शेप वेट तो मुझे डील करनी नहीं है, शेप डील करने के लिए तो प्रदीप सर आएंगे, सोडियम क्लोराइड कौन से खांचे में लाई कर रहा होगा उसकी चर्चा मुझसे क्यों करवा रहे हो? मैं सिर्फ इन इंटरेक्शंस की वजह से किस किस प्रकार के फिजिकल फैक्टर्स मेनली
कैसे कैसे उस पर फर्क आ सकते हैं, कैसे कैसे उसकी हाइड्रेशन पर फर्क आ सकता है, नमक जल्दी घुलेगा या पोटेशियम क्लोराइड जल्दी घुलेगा, उनके पैरामीटर्स है मेनली मैं उसकी चर्चा करने के लिए आया हूं। आई होप आपको इतना मामला क्लियर हो गया होगा। फटाफट से कमेंट करो क्या मामला क्लियर है बेटा, जल्दी 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 भाई। टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस यार, एंजॉय फ्रॉम योर साइड, मैं तो कर ही रहा हूं, जल्दी बता यहां तक का मामला क्लियर हुआ बेटा, बोलो। अपने नोट्स में मत लिख देना सिंदूर, हाँ नोट्स में लिख देना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, ये वीक इंटरेक्शन से, इन दोनों के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। सर अपना स्टोरी हम लोग को बता रहे हैं, अरे भाई मेरी ऐसी कुछ स्टोरी है नहीं भाई, कैसी बात करूं, मेरे से शरीर तो तुमने लड़का ही नहीं देखा आज तक, अभी दाढ़ी नहीं आ रही मेरी, तो ये क्या है, इस प्रकार की चीजों के लिए वक्त लगता है बेटा। जब दोस्तों मैं इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की बात कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया वीक फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, तो उसके अंदर आप लोगों को मेनली इन इंटरेक्शंस के बारे में चर्चा करेगा। अभी मैं चर्चा स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के बारे में। जब मैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस की बात कर रहा हूं, तो उन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस के अंदर आप दो प्रकार की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड, और जब तक मैं लिख रहा हूं ना तब तक फटाफट से कमेंट कर दो भैया दोनों में फर्क क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग, और दूसरा दोस्तों आप चर्चा करते हो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड दोनों कैसे बॉन्ड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं। सोडियम और क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कोवलेंट से भी स्ट्रॉन्ग होता है भैया। नमक को पिघलाने जाओ पता चल जाएगा, तुम घर पे चम्मच लेना, नमक ले, उसके ऊपर नमक रख के उसको आग के ऊपर रखना और फिर पिघलाने की कोशिश करना, तुम अपना गैस का सिलेंडर खाली करना शुरू कर दो, क्योंकि NaCl कैसा मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल, इसको पिघलाना या इसको वेपराइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भाई पानी उठा लो उबालने के टाइम लगेगा, लेकिन उबल जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर कैसे इंटरेक्शन है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, आयनिक वर्सेस कोवलेंट में आयनिक और भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस कहलाते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? सर इज इट नेसेसरी टू फर्स्ट कवर केमिकल बॉन्डिंग फॉर आयनिक बॉन्ड? नो बुशरा, नॉट एट ऑल। मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसका पिछला टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस मैं ऑर्गेनिक टॉपिक ना उठा, बिकॉज़ वही टॉपिक होते हैं जो पिछले किसी टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं। बढ़िया 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 भाई, बच्चों कमेंट भी आने लगे, बच्चे तुम तो यार तुम्हारी क्लास रुक रुक के लिया करो, तुम बेटर अच्छे लड़के लग जाते हो, मतलब अच्छे बच्चे हो जाते। म्यूचुअल शेयरिंग, कंप्लीट शेयरिंग, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करता हूं, मतलब कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में कुछ शेयर हो रहा है, दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है। हो सकता है कि वो शेयरिंग दोनों सिंगल सिंगल की तरफ से, एक मैं दे रहा हूं एक तू दे रहा है, हो सकता है कि जो शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन तेरी तरफ से गया, हो सकता है जो शेयरिंग है ये म्यूचुअल शेयरिंग है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां भी पाई जा रही है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इधर समझ तो क्या शेयरिंग का मतलब दोनों एटम्स एक इलेक्ट्रॉन दे तभी कोवलेंट बनेगा क्या? मेरी सवाल को समझिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो सवाल ये है कि क्या एक मैं दूं एक तू दे तभी शेयरिंग हो सकती है क्या? तो उत्तर है नहीं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, अरे भाई सुनना, एक तरफा प्यार सुना तूने, सारा प्यार एक ही तरफ से आ रहा हो, अरे यार चल ले, सारा प्यार एक ही तरफ से आ रहा हो और दूसरा प्यार की तलाश में भूखा हो, इन दोनों ने भी एक प्रकार की शेयरिंग करी है, जिसे आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हो। अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी पूरा पढ़ा जाए तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बोला जाता है इसको, क्योंकि यहां पर ही दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है, चाहे वो किसी एक तरफ से ही हो रही है, चाहे वो किसी एक तरफ से ही हो रही है, बट शेयरिंग हो रही है। दैट्स व्हाई ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में होता है। लेकिन अगर मैं यही बात कर रहा हूं आयनिक बॉन्ड में, अगर मैं यही बात कर रहा हूं किसी आयनिक बॉन्ड में, तो भैया आयनिक बॉन्ड में कोई शेयरिंग नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, बट कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कंप्लीट बी लेके चला गया? नहीं, अभी भी ए और बी के बीच में ही इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, मतलब यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं किसी और मॉलिक्यूल में, खासकर आयनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, अरे भैया इसी के बेसिस पे पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर तुम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हो, बिल्कुल बनता है भाई। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्ड बन रहे होते हैं वो डेटी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्ड तुम बना रहे हो, बीच में मेटल रखता है जिसपे चार्ज आता है, बाहर से कोई लिगेंड आता है लोअर केस लेके देता है इलेक्ट्रॉन, देता है इलेक्ट्रॉन। ये जो इंटरेक्शन हुआ है ये बेशक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अनडाउटली दैट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन ये है एक प्रकार का कोवलेंट ही नेचर, क्योंकि यहां पर भी शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इसका मतलब अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो ऐसे वाले केसेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में है, दैट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो ऐसे जहां पर किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है, और इसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पे प्लस चार्ज, और इस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज, नाउ दे आर अपोजिट चार्ज विद चुंबक, एंड इस चुंबक के बीच में एक अपोजिट अट्रैक्शन हो रहा है, और ये अट्रैक्शन इनकी बॉन्डिंग का कारण है। इस प्रकार के अट्रैक्शंस को आप लोग आयनिक बॉन्डिंग का नाम देते हो। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका। क्या बात क्लियर है बेटा? बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल सही कहा। हाँ अश्विता बिल्कुल आ रहा हूं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे भी आ रहा हूं। कैसे बात करूं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ही तो कारण है कि हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखते। आज तक आपसे किसी ने भी नहीं पूछा होगा बताओ बेटा NaCl की हाइब्रिडेशन क्या है? कोई पूछा तो पहले तो फॉरवर्ड से पकड़ के अपने पास दो थप्पड़ मार कीजिए, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल में किस बात की हाइब्रिडेशन है? हाइब्रिडेशन की मॉलिक्यूल्स की चर्चा करी जाती है, कोवलेंट मॉलिक्यूल की। यही कारण है कि केमिकल बॉन्डिंग वाले सर भी हाइब्रिडेशन गाते हैं और कोऑर्डिनेशन वाले सर भी हाइब्रिडेशन गा रहे होते हैं। कभी sp3d2, कभी d2sp3, कभी इनर ऑर्बिटल, कभी आउटर ऑर्बिटल, वो भी हाइब्रिडेशन की चर्चा करेंगे। क्यों? कोवलेंट बॉन्ड तो वहां पर भी है ना, जहां कोवलेंट बॉन्ड है मैं वहां हाइब्रिडेशन की चर्चा कर सकता हूं, जरूरी नहीं वहां पे हाइब्रिडेशन हो, बट वहां पर हाइब्रिडेशन की चर्चा करी जा सकती है। बट
जहां आयनिक है भैया तुम्हारा तो नमस्ते, तुम्हारा कोई हाइब्रिडेशन की चर्चा नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों? आयनिक मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन शो नहीं करते। आयनिक मॉलिक्यूल्स की कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होती, जबकि जब हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं और स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो कोवलेंट डायटोमिक की तो वैसे ही होती है। हाइब्रिडेशन के अंदर आपको इतना तो कांसेप्ट सर ने पढ़ा दिया था क्या कि हाइब्रिडेशन उन्हीं मॉलिक्यूल्स की हो सकती है जहां पे रिपल्शन सबका फिनोमेना। अरे मूर्ख, ये तो पता है ना कि मोनोएटॉमिक और डायटोमिक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन नहीं होती। अरे मूर्ख, एक बात बता, हाइब्रिडेशन क्यों जन्म लिया? हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी किसी को? क्यों पी ऑर्बिटल भाग के भीख मांग के एस ऑर्बिटल के पास जा रहा था कि आजा मेरे पास, क्योंकि उसे पता है कि परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा, अरे बोलो, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, और जब बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा मतलब एटम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब रिपल्शन कम हो रहा है। हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ी थी रिपल्शंस को कम करने की। वरना एक बात बताओ ना, अकेला एटम ये किस तरीके करेगा भाई? दुनिया में किसी भी मोनोएटॉमिक की तो हाइब्रिडेशन होती नहीं। आज तक तुमने पढ़ा है कि हीलियम की हाइब्रिडेशन बता दो क्या होती है, या नियोन की हाइब्रिडेशन बता दो क्या होती है? होती नहीं। ये तू अकेला है, समझ, ये तुम अकेले हो, तुम्हारी कोई हाइब्रिडेशन होगी नहीं। तुम किसी के साथ ब्याह करके किसी को लेकर आए हो, तुम अपनी वाइफ लेकर आते हो, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। अरे मुझको रिपल्शन क्यों होगा? बीवी है, अट्रैक्शन होगा। शुरू के कुछ दिन तो अट्रैक्शन होगा ना, बाद में तो दूध बजे चाहे कुछ बजे, वो तो बात की बात। शुरुआत में क्या होगा दोस्तों? अट्रैक्शन होगा। लेकिन तुम बहुत घटिया आदमी निकले और तुम एक और वाइफ ले, तुम्हारा इसके साथ तो अट्रैक्शन है, तुम्हारा इसके साथ तो अट्रैक्शन है, लेकिन इनका तो आपस में रिपल्शन ही होगा ना यार। इसका मतलब रिपल्शन करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 1 2 3। यही कारण है कि किसी डायटोमिक की हाइब्रिडेशन नहीं होती। हाइब्रिडेशन स्टार्ट किससे होती है? 3 एटम से, क्लियर है? लेकिन अगर वो 3 एटम्स के बीच का इंटरेक्शन, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप लोगों को रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस वाइफ को थोड़ी दूर भेजना पड़ेगा उस वाली वाइफ से। और दूर भेजने के लिए मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपको ये वाला एंगल क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इंक्रीज करना पड़ेगा। आयनिक मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड ही ऐसे दिखा नहीं सकते, आज तक कभी किसी आयनिक मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाया है क्या? जब बॉन्ड ही नहीं दिखा सकते तो बॉन्ड एंगल का कांसेप्ट ही नहीं, और जब बॉन्ड एंगल का कांसेप्ट ही नहीं तो फिर किस बात की तुम रिपल्शन की बात कर रहे हो? जब बॉन्ड एंगल का कांसेप्ट ही नहीं बैठ सकता उसमें, क्योंकि रियल बॉन्ड ही नहीं है, इस प्रकार से शेयरिंग ही नहीं है, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब हम उन मॉलिक्यूल्स में जहां पे रिपल्शन का इस प्रकार से फैक्टर जनरेट नहीं हो सकता, हम उनकी हाइब्रिडेशन नहीं बता सकते। यही कारण है कि दुनिया में किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल्स की, खासकर जिसमें सारे आयनिक इंटरेक्शंस हो, आप उसकी हाइब्रिडेशन की चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, एक और कारण भी है जो दूसरे बच्चे ने बोला, वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। आयनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करूं तो व्हाट इज आयनिक मॉलिक्यूल, व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग? पहला सवाल आपके मन में ये उत्पन्न होना चाहिए, सर आयनिक बॉन्डिंग है क्या? तो अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्डिंग की, अरे एक बच्चा कह रहा सर जी, अरे मुझे एक बात बता, OH माइनस की कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होती, लेकिन H2O की होती। पढ़ा हुआ sp3, आपको पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती, लेकिन CO2 की होती। उसके पीछे स्पष्ट कारण है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की कोई हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा आइटम इसकी हाइब्रिडेशन हो सकती है। और होगी या नहीं होगी उस हिस्से में मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, वो उसमें तुम लोग चैंपियन हो चुके हो। ये है केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा, अपने को केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती, हम तो आयनिक बॉन्डिंग में ही रहेंगे, क्योंकि आज के दिन मेरे को सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग आती है, ठीक है? तो हम लोग घुसेंगे आयनिक बॉन्डिंग पे। तो सवाल हमारे सबसे पहले मन में आता है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक? सो ये वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है जो कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की वजह से, जो कंप्लीटली चार्ज की अट्रैक्शंस की वजह से बने, आपको जो चार्ज, वरना इसमें ऑर्बिटल जैसा कुछ ओवरलैपिंग का कुछ धंधा है। बॉन्ड तो अरे यार बॉन्ड तो वही दिखा सकते हैं, कुछ ओवरलैप होगा उनके बीच में, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रही होगी, शेयर हो रही होगी। यहां किस बात का बॉन्ड दिखाऊंगा मैं? ओवरलैपिंग जैसे कुछ नहीं है, उसने एक इलेक्ट्रॉन जेल से निकाल के अपने पास रख लिया। हां, इसलिए कोई आपसे आयनिक बॉन्डिंग का तो कोई बॉन्ड एंगल की बात नहीं करता आपसे। जब वो ओरिजिनल बॉन्ड ही नहीं दिखा पाओगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखा पाओगे, तो किस बात का बॉन्ड एंगल है? बिल्कुल सही कहा स्मिता। CH4 में लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इसका बॉन्ड एंगल इतना, इसका बॉन्ड एंगल इतना। आयनिक में कोई नहीं बोलता भैया बॉन्ड एंगल कितना, वर्ड ही नहीं बना आयनिक के लिए। तो आप कुछ लोग तेज बन सकते हैं कि भैया आयनिक में ये हो सकता है, वो हो सकता है। आई होप आपको यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि नॉन डायरेक्शनल नेचर का क्या मतलब। जरा आप समझिए, मान लीजिए अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज का आपके पास कोई कैटायन, तो कैटायन को क्या माना गया? कैटायन को स्फेरिकली चार्ज माना गया, स्फेरिकली चार्ज माना गया। और इस चीज की अगर चर्चा आपको ध्यान से कभी जिंदगी में सॉलिड स्टेट कभी पड़ी होगी तो आपको बताया गया होगा सॉलिड स्टेट में सर ऐसा कुछ डब्बा बनवाते थे, ऐसे डब्बा बनाते थे, ट्यूब बनाते थे, और इस ट्यूब के अंदर जब वो एटम्स को फिट करते थे तो कभी कहते थे कि कोई एटम, कोई Na+ कैटायन यहां पर आएगा, एनायन बॉडी सेंटर में जाएगा, कोई फेस सेंटर में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जब भी वो इस प्रकार के आयंस बनाते थे वो स्फीयर बनाते थे, क्योंकि आयंस को जनरली स्फेरिकली चार्ज पार्टिकल ही माना गया। इसका मतलब जो भी स्फेरिकली चार्ज आपके पास कैटायन है, जब वो किसी अनायन के साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा तो स्फीयर है। स्फीयर की कोई भी डायरेक्शन, गोले की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, और जब गोले की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती इसका मतलब चार्ज सभी जगह सिमेट्रिकली फैला हुआ होगा, हर जगह पर इस वाले पॉइंट पर हर जगह पे चार्ज सिमेट्रिकली फैला होगा। इसका मतलब कोई भी अनायन AB- वो किसी भी डायरेक्शन से इसकी तरफ आकर इंटरेक्शन दिखा सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आकर इसकी तरफ इंटरेक्शन दिखा सकता है। और जब वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ से आकर इसकी तरफ इंटरेक्शन दिखा सकता है तो डेफिनेटली इन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से आपने इनको नॉन डायरेक्शनल नेचर बोला। लेकिन जब आप कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे तो याद करो, आप लोग जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे तो याद आ रहा है आपको सर ने सिखाया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। अरे मुझको एस ऑर्बिटल, जब आप p ऑर्बिटल करके सर ने ऐसे जरूर बताया है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या बोला है इसमें, जरा सुनो, एस ऑर्बिटल कह रहा है कि आप किसी भी तरफ से आओ मुझसे बॉन्ड बनाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
पी ऑर्बिटल कह रहा है नहीं, या तो ऊपर से आओ या नीचे से आओ, तभी मैं बॉन्ड बनाने की इजाजत दे सकता हूं। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बना, उसने कहा भाड़ में जाओ तुम सब, ये साइड से, वाइड से, पीछे से, यहां से कहीं से भी आपको अट्रैक्शन नहीं। अगर आपको मुझसे मेरे साथ बॉन्ड बनाना है तो सामने के गेट से यहां पे एंट्री लेनी पड़ेगी। इसका मतलब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट कर दी है, अट्रैक्शन एक ही तरफ से हो सकता है। यही कारण है कि तुमने हाइब्रिड ऑर्बिटल को डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड को डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोला है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है। यही कारण है कि इनकी हाइब्रिडेशन हम निकालेंगे। इनकी हाइब्रिडेशन की चर्चा हमसे मत करवाना। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? फटाफट से कमेंट करो, जल्दी बोल भाई, यहां तक का मामला क्लियर है? क्या तक मामला क्लियर है बेटा? और अब तो क्लियर होना चाहिए। चल सॉफ्ट पॉकेट ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग समझ में आ गया। बता दो हम कैसे मॉलिक्यूल देखकर हम कैसे पहचान करें। आपने तो चलो NaCl हमें बता दिया, पर NaCl के अलावा भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो आयनिक हो सकते हैं। तो हम किसी मॉलिक्यूल को देख के कैसे पहचान कर सकते हैं? ऐसे आंखों से देखिए हम उनको देखे आ रहे तो आयनिक है, तो कोवेलेंट कैसे पता करेंगे? सो आयनिक और कोवेलेंट का पता करने के लिए सबसे पहले जाननी जरूरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। अगर मैं आयनिक बॉन्ड बनने के पीछे कंडीशंस की चर्चा करूं तो सबसे पहले अब बताओ यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें बाय आयन से तो डेफिनेटली, बट व्हाई डज ओवरलैपिंग बिकम बेटर व्हेन डायरेक्शन? बेटा ओवरलैपिंग तभी हो सकती है ना, ओवरलैप्स का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे मेरी ये दो उंगलियां हैं, देखना ध्यान से, ये उंगली, ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये है ओवरलैप। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और जहां जहां जिस एरिया में घुसा है वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसमें। लेकिन आयनिक बॉन्ड क्या है? चुंबक, कोई ओवरलैपिंग नहीं, सिर्फ इंटरेक्शन हो रखी है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट हो रखे। इसको आयनिक बॉन्ड, नो ओवरलैपिंग, कोवलेंट बॉन्ड, ओवरलैप। आयनिक कोवलेंट, विदाउट ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। क्या ये बात क्लियर है? बॉन्ड बनेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल कैसे बताऊं? यहां तो मैं बता सकता हूं, मुझे पता डायरेक्शन है कि ये मेरे हाथ की उंगलियां हैं, किसी और को फिट होने आना तो यहां से फिट नहीं हो सकता, इसमें इसको यहीं से ही आना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन से, इसी डायरेक्शन से उसको यहां पर एंट्री लेनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है बेटा? लेकिन जब ये आयनिक है, ये ना पॉजिटिव चार्ज पे चुंबक, नेगेटिव चार्ज यहां से आऊंगा, कल को बंद करके नहीं यहां से आऊंगा, कल को बंद करके नहीं यहां से आऊंगा, किसी भी तरफ से, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर गोला, फुटबॉल, और फुटबॉल है तो चार्ज सभी तरफ बराबर फैले हुए, तो नेगेटिव का गोला भी किसी भी तरफ से आ सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ विनय वर्मा, बात तेरी सही। क्या बात क्लियर है अस्मिता गोस्वामी जी? चलिए, सो हम लोग बात कर रहे थे कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड है तो डेफिनेटली वहां पे कोई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। हाँ पप्पू देवंगन बिल्कुल सही कहा, ताला चाबी सोचो, क्या बात है पप्पू, तूने मस्त एग्जांपल दी। चाबी, ताले को खोलना है अगर, ये तो है कि चाबी यहाँ साइड नीचे से लगाऊं तो खुल जाएगा, नहीं, चाबी को पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आनी पड़ेगी तभी वो ताला खुल सकता है। मतलब वहां पर कहीं ना कहीं ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ राहुल कुमार साहू बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं। इससे उस मतलब मोस्टली इंटरेक्शंस पाए वहीं जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन तो कोई कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग आ रही है ना। थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, थोड़ा सा, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, है ना? तुम्हारी नॉलेज एकदम सफेद कमीज कर दो, चकाक, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जो अपने ऊपर फटाफट से पॉजिटिव चार्ज लेकर आना चाहता है, और आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल जल्दी से आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल जल्दी से आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या? ऐसा एलिमेंट जो फटाफट से, जो बहुत ही जल्दी थे अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए। और कोई भी एलिमेंट अगर बहुत जल्दी से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ पा रहा है, जरा एक बात बताना, इस प्रोसेस को शायद हम कुछ नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले सर ने इसको नाम से पढ़ा था, क्या नाम है बेटा वो? उसको शायद बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ रहा कुमार साहब, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह काम कर सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी यहां से इस तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं, और यहां से इस तरफ कन्वर्ट होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ज्यादा काम जल्दी हो रहा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है या कम? अगर ये प्रोसेस फटाफट से हो रहा है बेटा, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? फटाफट से कमेंट करो। क्या होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या होनी चाहिए बेटा? आयोनाइजेशन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? लो होनी चाहिए। तो सभी मुझे बोल रहे हाई, अपना ना एड्रेस बता दो कुरियर का, ये पानी ये चुल्लू पर होगा। अरे मूर्ख, आयोनाइजेशन इधर देख, ये न्यूक्लियस है, यहां पे ध्यान से देख ले, गुस्सा मत दिलाया करो इधर ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज, ये न्यूक्लियस है बेटा। आपको पता है इतनी बार आपके और मेरे बीच में कभी ना कभी हो चुकी होगी, अगर आप लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है बेटा? जीरो। द
मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। कब? जब वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है बेटा? जीरो। अच्छा सच जीरो होती है, बात तो पता है। Whenever there is attraction, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट होंगे, एनर्जी रिलीज हो, और उस एनर्जी रिलीज की वजह से जीरो में से भी कुछ गया तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जिसके पास कुछ है ही नहीं, अगर उससे कुछ छीन लोगे तो कर्जे में चला जाएगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी तुमने जीरो मानी, कुछ निकल गया तो उसकी एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गई, मतलब इस जगह पर आने वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी मिलेगी? -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अंश प्रताप सिंह तेरे लिए समझा बेटा। उसके बाद क्या देखो, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा न्यूक्लियस की तरफ अगर अट्रैक्ट हुआ तो फिर दोबारा कुछ एनर्जी रिलीज करे। मान लो इसने इस बार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करी तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा अंदर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसने कुछ फिर एनर्जी रिलीज करी। मान लीजिए इसने इस बार 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करी तो डेफिनेटली यहां पर एनर्जी कितनी होगी? -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसका मतलब अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां पर, ध्यान सुना, एकदम ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां पर जो अवेलेबल है उनकी एनर्जीज, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किसी शेल में, किसी एटम के किसी शेल में अवेलेबल होता है, उसकी एनर्जी डेफिनेटली नेगेटिव होती है, क्योंकि मैक्सिमम ही जीरो वाला होगा, तो पॉजिटिव तो उसकी एनर्जी हो ही नहीं सकती इलेक्ट्रॉन की। पहली बात याद है स्पष्ट। क्या बोला सुन लो, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, एनर्जी क्या है? जीरो, ये माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होकर आएगा तो व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। जीरो में से कुछ भी निकला, वैल्यू नेगेटिव, और पास आया और नेगेटिव, और पास आया और नेगेटिव। अब जरा समझो तू कर क्या रहा। मेरे पास एक ऐसा एटम आ चुका है जिसके अंदर ध्यान दे 3 इलेक्ट्रॉन। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन? व्हाट इज द, ये ए है मान लीजिए, आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तुझे ए को इसमें कन्वर्ट करना है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर फेंकना। आपके हिसाब से मुझे बताओ ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर जा सकता है या ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर जा सकता है? हरे वाला या गुलाबी वाला? आप होगा सर डेफिनेटली हरे वाला, बिकॉज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, बाहर के इलेक्ट्रॉन ही जल्दी लूज हो सकते हैं। क्यों? अरे क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की, इस हरे वाले इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तीसरे में, उसकी एनर्जी कितनी है बेटा? -10। इसकी एनर्जी कितनी है? -15। इसकी एनर्जी कितनी है? -18। इसका क्लियर मतलब है कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, सुन बेटा, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज मतलब वापस बाहर भेजने के लिए, वापस इनफाइनाइट पे भेजने के लिए, वापस एनर्जी जीरो वाली स्टेट में भेजने के लिए, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कितनी देनी पड़ेगी बेटा? -10। -10 में क्या दूं कि जीरो हो जाए? +10। क्या बात क्लियर है? लेकिन अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को भेजना है वापस इनफाइनाइट पर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को भेजने से भी आयोनाइजेशन हो जाएगी, मुझे तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन को गायब करना है, तो कौन सा गायब कर दे? पर तुझे फील हो रहा होगा कि अगर सर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इनफाइनाइट पे भेजना है तो इस इलेक्ट्रॉन की अभी एनर्जी -15 है, भेजने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को +15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन जल्दी कब होगा? जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, तभी तो आयोनाइज जल्दी होगा। यही तो कारण बोला कि किसी को कैटायन बनाना है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम से कम। ये फटाक थोड़ी सी एनर्जी दो, फट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसका काम बन गया। क्लियर है? मुझको अगर ये समझ में नहीं आता तो घर के आसपास देखो, नाला बड़ा देखो, कोई जगह देखो जहां डूब सकते है ना। अभी गर्मी का टाइम है तो ये भी नहीं कहोगे सर पानी ठंडा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? लो। लेकिन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है जो बहुत जल्दी पॉजिटिव में जाना चाहता हो, तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो। वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या बेटा? वो बहुत जल्दी नेगेटिव बनाना चाहता है, और बहुत जल्दी नेगेटिव बनाने का मतलब क्या है? वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना चाहता है। वो अगर अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना चाहता है, इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस का नाम क्या है? शायद इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और इस वाले केस के अंदर मैं चाहता हूं कि अगर ये काम फटाफट हो जाए तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो आपके हिसाब से हाई वैल्यू होनी चाहिए, लो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए बेटा? हाई या लो? क्या होनी चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना? तो सोचो, मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन जल्दी है। सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन क्या है? जल्दी है। और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा। सुनो मेरी बात को, मैं दीवार कैसे जा रहा हूं, धीरे धीरे ऐसे जा रहा हूं, ऐसे टकरा रहा हूं, देख 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 ऐसे टन बोर्ड से टकरा रहा, पत्थर सैलरी में से काट, सैलरी में से कटनी पड़ेगी, टूट काट गया, है ना? मान लो आपको कोई दीवार, मैं क्या धीरे से टकराया, तो टकराना क्या हुआ? स्लो। तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी? स्लो। लेकिन भागा भागा यार, मैं से टकरा गया, टकराना हुआ फास्ट, अट्रैक्शन हुई फास्ट, तो एनर्जी रिलीज भी फास्ट ही होगी। इसका मतलब जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी रिलीज क्या होगी? ज्यादा। जितना अट्रैक्शन कम होगा उतनी एनर्जी रिलीज कम होगी। मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चाहिए बेटा?
हाई होनी चाहिए। जरा समझना, इसका क्लियर मतलब है कि कोई एक ऐसा आइटम ढूंढो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर। कौन से लोग हैं? मेनली एस लोग। मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ही पैदा हुआ, तभी तो उनके लास्ट के नाम के लास्ट में ईएम आता है। ईएम वाले कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना चाहते हैं। और बोलना सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, लास्ट के नाम में ईएम आ रहा है क्यों? क्योंकि भैया तुम इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ही बने। मतलब शुरू में कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत जल्दी पॉजिटिव में जा सकते हैं, दैट इज एस लोग। फिर कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत जल्दी नेगेटिव में जा सकते हैं, जिनके लास्ट के नाम में आइड आता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, या एट आता है सल्फेट, फॉस्फेट का, याद आ रहा है कार्बोनेट। ये दोनों लोग मिल जाए, ये और कुछ नहीं, सिर्फ आयनिक इंटरेक्शन ही कर रहे होंगे। इसका मतलब आयनिक इंटरेक्शन के लिए अगर मैं ओवरऑल बात करना चाहूं, अगर मैं आप लोगों से ओवरऑल बात करना चाहूं, अगर मैं समरी देना चाहूं, तो आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, विच मींस ए से ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन पे जाने वाला जो काम हो वो फास्ट होना चाहिए। और जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दोस्तों वो ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और अनायन बनाने की टेंडेंसी उसकी क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। तो क्या सर सिर्फ यही दो एनर्जी के फैक्टर्स रिक्वायर्ड है क्या? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे? बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बैच में। बेटा आपके बैच में सिर्फ ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, क्योंकि मेरा फिर ऑफलाइन के अंदर क्लास चलेगी, तो फिर आपके बैच के अंदर क्लासेस आएगी, वो बता दीजिएगा वैसे क्या शेड्यूल रहेगा, कौन पढ़ाएगा। बट मोस्टली ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन शायद सर जो भी हो, चलो बता दूंगा। चलिए, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा क्या सिर्फ सर यही दो फैक्टर है क्या? तो इन दो फैक्टर की चर्चा आप करने क्यों आ रहे? इन दो चीजों की चर्चा करने के लिए तो हमने एक आदमी बुलाया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला। उसने हमसे इन दोनों चीजों के बारे में चर्चा करी। उसी ने हमें बताया था कि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो आप क्यों आए? आप कौन सी एनर्जी की चर्चा करने हो? तो बेटा सिर्फ इन दो लोगों की वजह से ही तो थोड़ी ना बनेगा आयनिक। या सुनना, कोई बहुत जल्दी कैटायन बना ले, कोई बहुत जल्दी एनायन बना ले, और एक कैटायन और एनायन जब आपस में अट्रैक्ट होंगे तो ये भी तो प्रकार की अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन के अंदर से भी तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अरे वो कौन पढ़ाएगा बाद में? समझ यार, तुम आदमी बहुत गंदे हो यार। समझ में आ रहा है ना पढ़ाया हुआ? तो कोई पढ़ाने अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आएगा तो वो अच्छा आदमी होगा, तभी पढ़ा पाएगा वो। तुम इसके बीच में क्यों बावड़े हो जाते कि तू ऑर्गेनिक का पढ़ाएगा, तू कोई और टॉपिक का पढ़ाएगा? अरे भाई जो पढ़ाएगा तुम्हें बढ़िया ही पढ़ाने वाला आदमी मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी थाली, ये वही वाली बात है, अभी थाली में जो परोसा जा रहा है वो नहीं देख रहा, किचन में झांक रहा और क्या आएगा? अरे पहले जो तेरे सामने गिरा वो खा ले। अरे जो भी बैच होगा उसमें मैं जो पढ़ाना हो मैं पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है? वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, हमारी टीम पे छोड़ दो, वो काम सर के ऊपर छोड़ दो। अभी तो यहाँ ध्यान दे लो, यहाँ जा दो प्लीज फटाफट। सो आप लोग कहोगे कि सर ये दोनों जो एनर्जीज के फैक्टर हैं, ये एनर्जीज के फैक्टर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले सर हमने इसलिए बिठा रखे, है ना? उनका फोन हमने इसलिए इस दिन कई दिन तक दिया था कि फिर उसका उन्होंने क्लास ही छोड़ दी कि ये दोनों एनर्जीज तो मैं आप क्या बताने आया बेटा? मैं आपको बताने आया हूं बेटा, जब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इस अट्रैक्शन की वजह से भी एक एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं, जो काम एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी करती है। सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं? कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर भी तो एक बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसमें शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। सो उस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी निकली है, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। जो काम कोवलेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी करती है, वही काम आयनिक मॉलिक्यूल में लैटिस एनर्जी करती है। इसका मतलब, इसका क्लियर मतलब है सर कि अगर आपके पास कैटायन और एनायन ए प्लस और बी माइनस ये जब एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और एक आयनिक कंपाउंड ए बी का फॉर्मेशन करते हैं, उस केस में एक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और वो एनर्जी रिलीज आपकी लैटिस एनर्जी कहलाती है। जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा मतलब उतना ही लैटिस आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब मैं जिस काम के लिए आया हूं ना, ये दोनों एनर्जी डिस्कस करने नहीं आया, इसका काम पुराने वाले अखिलेश सर ने करवा दिया। ये जो नए व्हाइट शर्ट पहन कर आया ना, बिल्कुल तरोताजा टाइट की एड वाली शर्ट पहन के आया हूं, जो वो किस लिए आया हूं? ताकि मैं तुम्हें एक नई एनर्जी के साथ रूबरू करा सकूं, दैट इज योर लैटिस एनर्जी। सो आपका आयनिक कंपाउंड मेनली तीन एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? कैटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी, एनायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी, और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। एक बढ़िया आयनिक कंपाउंड तभी पॉसिबल हो सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कैटायन की कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन की ज्यादा हो, और जब अट्रैक्शन हो रहा हो तो नो डाउट लैटिस एनर्जी भी ज्यादा हो। इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों हमारा आयनिक इंटरेक्शन। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर हुई? फटाफट से पहले तो कमेंट, या यहां तक का पूरा मामला क्लियर हो गया? यहां तक का सारा मामला क्लियर है? समझ गए? ठीक, आ रहा हूं। सर एक बार बताइए लैटिस एनर्जी, कुछ नहीं होता बेटा, कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट होंगे ना,
तो whenever there is attraction there is a release of energy. जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया? लैटिस एनर्जी. ये सेम वही चीज है जब आप केमिकल, मैंने बताया था ना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में दो प्रकार के स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, एक तो कोवलेंट बॉन्ड का, एक आयनिक बॉन्ड का. तो कोवलेंट जब बॉन्ड बन रहा होगा तो भी एक एनर्जी निकलेगी, उसका नाम क्या था? बॉन्ड एनर्जी. आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा उस समय भी एक एनर्जी निकलती है. अब उसको हम बॉन्ड एनर्जी का नाम ना देकर उसको हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं, बिकॉज़ आयनिक मॉलिक्यूल लैटिस फॉर्म करते हैं, इसलिए उनको आयनिक लैटिस बोला जाता है. सोडियम क्लोराइड का लैटिस होता है, सीजियम क्लोराइड का लैटिस होता है. उसी लैटिस को पढ़ते हैं क्यूबिकल लैटिस के अंदर, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, लैटिस की फॉर्म में वो लोग एग्जिस्ट करते हैं. तो इसलिए उस लैटिस के अंदर उस लैटिस को बनने के लिए जो एनर्जी निकली है, लैटिस को लैटिस एनर्जी. यहां पर कोई भी करें लैटिस के अलावा बाकी सारा का सारा काम मेनली वही था. और अमर ने बात बिल्कुल सही कही, बोर्न हाइपर साइकिल के अंदर मेनली आप इन्हीं का माथा मारते हैं. यहां तक की बात सबको क्लियर है? सो दोस्तों ये था आज का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन. सॉरी इस क्लास में मुझे थोड़ा सा जल्दी वो करना पड़ रहा है ना, मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी में जाना पड़ेगा. बट हम लोग जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उस नेक्स्ट क्लास से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस लैटिस एनर्जी को, कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, मेरे किन किन फैक्टर्स पर ये लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रही होती है, एंड साथ साथ कैसे कैसे लैटिस एनर्जी मेरे बाकी फिजिकल पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, पोलराइजेशन और बाकी अदर फैक्टर्स को कैसे इफेक्ट कर रहा होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. हाँ बिल्कुल एज अ रेफरेंस रखिए. इसी क्लास करेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में. सो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद. यहां तक किसी को डाउट है? बॉन्ड ब्रेकिंग के रिक्वायर्ड एनर्जी भी यही वाला एनर्जी. हाँ बेटा यही एनर्जी थी. लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हो लैटिस को लैटिस एनर्जी. ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हो बॉन्ड एनर्जी. नेगेटिव पॉजिटिव साइड का इफेक्ट इसका और कोई फर्क नहीं है. हाँ खत्म बेटा, शाजिया खान खत्म. जाहिद खान बेटा अभी आने तो दे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने दे. स्टीरियो एक चैप्टर हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का वो भी बचा हुआ था. कुछ चल रहे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बैचेस पे देखने को मिलूंगा मैं, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट नेम रिएक्शन पेरिसाइकिल. तो बेहतरीन ऑर्गेनिक का टॉपिक चलेगा हमारा. बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी पढ़ना चाहते हैं शुरुआत में दो टॉपिक जरूर पढ़ के रखें, जियो सेंस टी. सर प्लीज आप ऑर्गेनिक पढ़ाइए. अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, तुझे जो भी पढ़ाएगा बेटा मुझसे अच्छा होगा बस. और मैं क्या बोलूं, मुझसे अच्छे लोग तुझे पढ़ा रहे होंगे भाई. पर शर्ट सफेद मेरी होगी, है ना, ऐसी इतनी सफेद शर्ट पहन के कोई नहीं पढ़ाएगा. चलिए क्या हो तुम मुझे बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में. मैं लाइव कर दो भाई, पहले से लाइव पड़ेगा ये बता को दिया को यहाँ बेस रहा हो जा रहा. हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेद ट्रक के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर. एंड मैं सभी का स्वागत करता हूँ, शिवा प्रसाद वर्मा, प्रिया वर्मा, कन्हैया एंड जितने भी बच्चे हैं एंड ऑल अदर्स. अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड. हाउ आर यू सर? आई एम वेरी गुड एज यूजुअल, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ. अभिनव वर्मा, प्रिया वर्मा, वर्मा वर्मा भाई बहन है गए दोनों बैच ले रखा गया हमारा. बहुत बढ़िया. मीनल उमले, हेलो सर जी, वेरी गुड इवनिंग. साक्षी, एकदम सुरीला. अरे पलक कैसी बात कर रही है बेटा, मुझे मेरी आवाज का पता है. तो कौवा गा रहा हो लेकिन मैं गा रहा हूँ तो लोग पहले कौवे को गोली मारने से पहले मुझे मारेंगे, उनको पहले से चुप करा. चलिए दोस्तों, सो स्वागत है आप सभी का. और आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे कि कल की क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा उसको जल्दी वाइंड अप करा था उस क्लास को, बट हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानने की कोशिश करी थी कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और किस प्रकार से मेरे कोवलेंट बॉन्डिंग से अलग है. और ये जो आयनिक बॉन्ड की केमिस्ट्री भी है ये किस प्रकार से मेरे कोवलेंट मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री से अलग थी, इसके बारे में आपके मेरे बीच में चर्चा हो चुकी थी. एक बार हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत शॉर्ट था, तो एक बार हल्का सा उसका रिकैप लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजों की चर्चा करी थी. और अगर मैं रिकैप की बात करता हूं तो हमने स्टार्ट करा था आयनिक वर्सेस कोवलेंट बॉन्ड. दोनों ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, बट उन दोनों बॉन्ड्स के बीच में फर्क होता है डायरेक्शंस का. उन दोनों बीच बॉन्ड के बीच में फर्क होता है इंटरेक्शंस का, कि किस प्रकार से वो लोग एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट हो रहे होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करी थी तो आपने कहा था दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं. कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग हाइब्रिडेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आयनिक बॉन्ड्स की बात करता हूं तो आयनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग हाइब्रिडेशन की चर्चा नहीं करते, बिकॉज़ दे आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स. उनकी कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती. मुस्कान, मैं बहुत बढ़िया बेटा, आप कैसे हो? बड़ा चीज सही बोल रहे हो सर. मैं जानता हूं ना बेटा कैसी बात कर रही है.
सो उसके बाद फिर आप लोगों ने चर्चा करी थी कि सर जी आयनिक बॉन्ड कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आप लोगों ने कहा था देखो सर जी आयनिक बॉन्ड के लिए मुझे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा हो। और इन दोनों एनर्जीज के अलावा भी हमें तीसरी एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। कौन सी? जब ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स, ये जो दोनों आयनिक जो दो ये आयंस है, आयनिक कंपाउंड बोलने की वजह जो ये दो आयंस है, वो जब आयंस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे सो उस अट्रैक्शन के अंदर भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी और उस रिलीज एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। जो काम एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी कर रही थी वही काम यहाँ पर एक लैटिस एनर्जी कर रही है, एक लैटिस के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? सो अब हम उसी चर्चा को आगे से बढ़ाते हैं और जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो रिकैप तो अपना खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड के चरित्र क्या होते हैं? अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स के चरित्रों की बात करूं, आयनिक कंपाउंड के दोस्तों अगर मैं चरित्रों की बात करता हूं सो उसके अंदर सबसे पहला चरित्र आप तो आपको क्लियर हो चुका है। क्या? दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई आपके पास कैटायन है तो कोई भी अनायन उसकी तरफ किसी भी डायरेक्शन से उसकी तरफ ओवरलैप नहीं, सॉरी बिल्कुल गलत वर्ड बोल दिया मैंने, किसी भी तरफ से अट्रैक्ट हो सकता है अपोजिट चार्जेस की वजह से, वो किसी भी डायरेक्शन से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कैटायन हो चाहे अनायन। ठीक है, दूसरे कैरेक्टर की बात करूं क्या मैं बोल सकता हूं जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूं ये एनसीईआरटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको कैसे एनसीईआरटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों? अरे भैया जैम के अंदर एनसीईआरटी का सवाल पूछा गया था सीधा जैम 2016 के अंदर। ठीक है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स के बीच में किस प्रकार के इंटरेक्शंस हो रहे थे एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा था वो, है ना, वीक वैन डॉट फोर्सेस और पाई पाई स्टैकिंग होती है। सो जो बेसिक बातें हैं आयनिक बॉन्डिंग उसके, क्योंकि ये टाइप के टॉपिक वहीं से उठा के लेकर आएंगे, इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। नॉन डायरेक्शन नेचर होता है, उसके अलावा क्या क्या बेटा? दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। अगर मैं एग्जांपल्स आपको लिखवाना चाहूं तो दो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल डाटा के तौर पे लिखूं, हालांकि इन एग्जांपल्स का आपकी औचित्य से कोई लेना देना नहीं उस चीज से, फिर भी अच्छा लगेगा यार कि चलो। सो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है, मैं डाटा आपको पकड़ा है। कहां गए हमारे अरोड़ा सर? सोडियम क्लोराइड। देखो HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है और HCl ध्यान रखना HCl एक्चुअल में गैस होती है बेटा। इसमें ए तकरीबन 2 से 3 नंबर, 2-3 नंबर के आसपास सवाल आते हैं। 3 लेक्चर का टॉपिक है, 3 नंबर के सवाल है। सोचो ना, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं 20 लेक्चर 30 लेक्चर का टॉपिक होता है, उसमें 6-7 नंबर के सवाल आते हैं। 2 लेक्चर का टॉपिक 2 नंबर के सवाल, इससे फ्री का 2 नंबर ही नहीं हो सकता। अब ये बात ध्यान रखना, आपकी प्रिपरेशन के अंदर ना जब हमारे दिमाग में होता है बड़े बड़े टॉपिक्स, आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये छोटे टॉपिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि अगर मैं उन सबका वेटेज ले रहा हूँ 17 लेक्चर में, जितना हम लोग थर्मो का या फिर कोई बड़ा टॉपिक खत्म करते हैं, अगर मैं सारे छोटे टॉपिक जोड़ लूँ ना तो 17 लेक्चर में 17 नंबर के टॉपिक बन जाते हैं। और पूरा सब 20-25 लेक्चर पढ़ते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन उस 20-25 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आते कितने नंबर के सवाल है? 4-5 नंबर के सवाल है। यहाँ 2 लेक्चर 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, तो ये टॉपिक ज्यादा और सवाल बाहर नहीं आते। जब डायरेक्टली लैटिस एनर्जी का सवाल पूछ लेते हैं, कभी हाइड्रेशन का सवाल पूछ लेते हैं, तो सीधे सीधे सवाल होते हैं, तो उन्हीं की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है एट रूम टेंपरेचर, ये गैस की तरह ही बिहेव कर रहा है, गैस ही होती है। जो HCl हम लोग अपने लैब्स के अंदर यूज करते हैं वो डाइल्यूटेड होते हैं, इसलिए किसी सॉल्वेंट के साथ उसको अटैच करके दिया जाता है। लेकिन HCl एक्चुअल में क्या है बेटा? गैस है। लेकिन HCl की फैमिली में कोवलेंट है, HCl की फैमिली में मेरे को मिल गया NaCl आयनिक। हमारे घर के खाने का नमक है, उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 801 डिग्री सेल्सियस पे तो पिघलना शुरू करेगा, उबलना तो छोड़ दो 801 डिग्री सेल्सियस। और बात करता हूं AlF3 AlCl3 तो कोवलेंट कंपाउंड है, AlF3 कैसा? आयनिक कंपाउंड है, 1291 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलता है। इसका मतलब देयर मेल्टिंग पॉइंट बड़ी बड़ी क्या होते हैं दोस्तों? काफी हाई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आयनिक कंपाउंड अपनी मोल्टन स्टेट में, या फिर एक्वस स्टेट में, क्या करते हैं? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कभी जिंदगी में अगर कोई गांव ग्रामीण इलाकों में रहा हो तो जब अर्थिंग, आप लोगों को नहीं पता होगा, आपकी जो कभी बोर्ड के स्विचेस देखते हो तो स्विच में 3 छेद होते हैं, 2 मेन पावर के छेद होते हैं और एक अर्थिंग का छेद होता है जो हम डालते हैं ऐसे करके अपने प्लग्स जो होते हैं वो बोर्ड में, और जो भी हमारे हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये अर्थिंग नेसेसरी होती है। और इसी अर्थिंग को, क्योंकि अर्थ से बड़ा तो कंडक्टर को नहीं है, सारा चार्ज अपने अंदर संभाल लेता है। उसी चीज को तेज करने के लिए पुराने जमाने से ग्रामीण इलाकों में, मतलब मैं आज भी अपने गांव की बात करता हूँ, कोई अगर गोरखपुर बनारस का होगा तो उसने अपने गांव में देखा होगा, जहाँ पे अर्थिंग की वायर जमीन को टच होती है ना, लोग वहाँ पे खड्डा करते हैं हल्का पानी, और पानी के अंदर नमक डाल के उसमें फेंक देते, क्योंकि और भी ज्यादा कंडक्टिविटी क्या उसकी इंक्रीज हो रही होती है। लिखा हुआ कम समझ में आ रहा है? अरे यार कैसी बात करें, ये तो मैंने बिंदी बनाई थी, कोई बात नहीं, कल से मैं कर्सिव राइटिंग की बुक खरीदता हूं पड़ेगी, ताकि मैं बोर्ड के ऊपर मेरी राइटिंग बहुत और भी अच्छी हो सके। क्या लिख रखा है? आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में और एक्वस स्टेट में, क्योंकि इन्हीं स्टेट में आयंस फ्री हो सकते हैं, वरना आयनिक कंपाउंड के अंदर लैटिस एनर्जी की वजह से आयंस एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने उनको पिघलाना या एक्वस में डालना शुरू करा, आयंस धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर रहे हैं, और जब भी मेरे पास फ्री आयंस अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कौन करेगा? आयन ही कर रहा होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक की बात। उसके अलावा सॉल्वेंट विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
विद हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, दे कैन सोल्यूबलाइज आयनिक कंपाउंड वेरी इजीली। अब आप कहोगे सर जी ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये तो फिजिक्स के अंदर पढ़ा था बेटा, केमिस्ट्री में भी वर्ड होते हैं। जितने भी हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं उन सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखना चाहता हूं। सरसों के तेल के अंदर नमक को घोलो, सरसों का तेल भी एक प्रकार का सॉल्वेंट है, और पानी के अंदर नमक को घोलो, जल्दी नमक किसके अंदर डिसॉल्व होगा? पानी के अंदर। इसका मतलब पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू योर ऑयल, और जिस भी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वो उस मॉलिक्यूल को आयंस में तोड़ने की टेंडेंसी उसकी क्या रहती है बेटा? ज्यादा। सो ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ड आप लोगों से पक्का स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी सॉल्वेंट का अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, सो उस सॉल्वेंट का आयनिक मॉलिक्यूल को तोड़ने की टेंडेंसी क्या रहेगी दोस्तों? ज्यादा रहने वाली है। क्लियर है? जैसे अगर मैं डाटा बताऊं तो एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो 1 होता है, लेकिन वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो लगभग 80 होता है। मतलब हवा में किसी सोडियम क्लोराइड को अगर मैं आयंस में तोड़ना चाहूं, उससे 80 टाइम्स इजीली पानी में उसको तोड़ सकता हूं। तो हायर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट आयनिक मॉलिक्यूल्स को जल्दी अपने अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं। और इस पूरे सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बेटा अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आयनिक कंपाउंड। अब मेरा सवाल आपके सामने, क्या आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? कमेंट करके फटाफट से उत्तर। आइसोमर पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक में जियोस्टीरियो तो पढ़ी है, मोल्टन सेट पिघली हुई अवस्था, पिघला हुआ, एक तो सॉलिड होता है एक मोल्टन होता है, पिघली हुई अवस्था। फटाफट से मुझे इस चीज का उत्तर दे, क्या आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? पहली बात आपको मैं मान के चल रहा हूं आइसोमेरिज्म जैसा वर्ड पता, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल बिहेवियर या डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का बिहेवियर। यस ओमर, क्या आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? आइसोमर तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, आइसोमेरिज्म पढ़ा है? अरे पढ़ा नहीं है क्या? कैसी बात कर, CH3CH2OH ये एक आइसोमर, इसका CH3OCH3 का, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल अलग अलग। लेकिन ये आइसोमरिज्म पढ़ा किस मॉलिक्यूल के लिए? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के। कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर मुझे इस प्रकार की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। आयनिक मॉलिक्यूल में इस प्रकार की आइसोमेरिज्म नहीं ऑब्जर्व हो सकती, क्योंकि भैया आइसोमेरिज्म कंप्लीटली डायरेक्शनल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है, और आयनिक मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड ही डायरेक्शनल नहीं होता। कन्हैया क्या बात है, जो तूने अभी लाइन लिखी है ना, ये लाइन तेरे को तेरे इंटरव्यू में नंबर दिलवाएगी 5 नंबर फालतू, जो तूने लाइन लिखी है क्या? आयनिक कंपाउंड कैन नेवर शो आइसोमेरिज्म। आयनिक कंपाउंड कभी आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो अगर वो आइसोमेरिज्म यस जब उसकी शेप ही डिफाइन नहीं कर रहे हो आप लोग, तो उसके आप आइसोमर कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसके अलावा आइसोमेरिज्म के बजाय वो जो चीज शो करते हैं, दे शो, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दे शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड कैन शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपके मन में सवाल, सर आइसोमर तो बड़ी मुश्किल से जाने, आइसोमर क्या होता है? अब ये बताओ, ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म जैसा वर्ड होता क्या? व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म? तो देखो जरा ध्यान से, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ, ध्यान से देखना इस चीज को, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ, पॉली का मतलब होता है बहुत सा, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सा। आप लोगों से ये क्या हुआ मतलब? जरा सोचिए, जिंक सल्फाइड पढ़ते, जिंक सल्फाइड का कभी अगर आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो इसके 2 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते। कौन कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते? अगर आपको याद आ रहा हो तो एक पढ़ता है जिंक ब्लेंड, एक पढ़ा है जिंक ब्लेंड, और एक पढ़ता है जिंक वुडजाइट। इसका मतलब एक ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ही अलग अलग। एक जिंक सल्फाइड इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, एक जिंक सल्फाइड इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार के फिनोमेना को ही आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हो, कि एक के बहुत सारे अगर स्ट्रक्चर्स बनने को मिल जाए दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? अगर नहीं पढ़ रखा तो पढ़ो जी। यस बिल्कुल सही कहा। और दूसरा वर्ड क्या है बेटा? दूसरा वर्ड है आइसोमॉर्फिज्म। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? आइसो का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स का वर्ड है, थर्मो में तो चैंपियन रहा। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट या सेम। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट या फिर सेम। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा। यहां पे समझो जरा, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब बहुत सारा, एक के बहुत सारे स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब कांस्टेंट, सेम रहना, बहुत सारों का सेम जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो, कभी भी आपने एलम्स देखे होंगे, एलम्स देखे होंगे, पोटाश एलम, अरे बोलो, तो उसके फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। जितने भी एलम्स होते हैं उन सब का फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में ही होता है। वहां पर 2 मेटल्स होते हैं, एक +1 वाले, एक +3 वाले, और ये किस प्रकार से अरेंज कर रखे होते हैं बेटा? सब कैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है M2SO4 डॉट M-2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। तो आइसो का मतलब क्या हुआ? आइसो का मतलब सेम,
डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिल रही होगी। पॉली का मतलब बहुत सारे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट हमेशा अलग अलग मिल रही होगी। क्या बात क्लियर? इसके अलावा भी आपके पास कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑयल ऑफ सल्फेट्स, ऑयल ऑफ सल्फेट, इनको आप लोग क्या नाम देते हो, विट्रल बोलते हैं। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, जिंक सल्फेट डॉट 7H2, उसके अलावा FeS आयरन सल्फेट डॉट 7H2, उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है बट जो उसकी अरेंजमेंट है आयंस की वो सबकी एक जैसी ही है। दिस इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। क्या दोनों बात क्लियर? लक्ष्मी सिन्हा जी फटाफट बताओ, क्या दोनों बातें क्लियर? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? दोबारा देखो, सुन लो मेरी बात, एकदम लॉजिकली सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं। ये आइसोमॉर्फिज्म तो शो नहीं कर सकते बट दो वर्ड शो कर सकते हैं। कौन कौन से? आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म की अगर मैं बात करूं तो आइसो का मतलब क्या होगा, सेम, सेम क्रिस्टल। जो भी चीज यहां पे वर्ड आ रखा है ना उसको यहां लिख लो। आइसो मतलब सेम, सेम क्या है, क्रिस्टल। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे क्या है बेटा, क्रिस्टल। इसका मतलब सेम क्रिस्टल मिलेंगे किसके, डिफरेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। एग्जांपल एलम्स हो गए, एग्जांपल विट्रल्स हो गए, व्हाइट विट्रल, ग्रीन विट्रल पढ़ते हैं ना हम लोग, सल्फेट्स, ऑयल ऑफ सल्फेट्स को बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्रिस्टल, मतलब किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बहुत सारे क्रिस्टल। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, जिंक सल्फेट। उसका ब्लेंड भी है, उसका वुडजाइड भी। स्पेलिंग देखते रहना, ब्लेंड की स्पेलिंग और क्या है ये देखते रहो। क्या बात सबको क्लियर? सो आज की क्लास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ एक ही था, जो मैं स्टेटमेंट्स आपको बताइए ना कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, नेचर्स पूछ लेता कि सोडियम क्लोराइड और HCl इनको कौन कौन से नेचर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करो। आयनिक पॉइंट, क्या नाम है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है, व्हिच कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ना स्टेटमेंट वाइज हमसे पूछे जाते हैं, तो ये वर्ड्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। और जिस एनर्जी के बारे में मैंने कहा था कि भैया टोटल 3 प्रकार की एनर्जीज की चर्चा करवाई गई थी, कौन कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा लैटिस एनर्जी। दो एनर्जी की चर्चा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले सर कर चुके हैं सर, बस अब हाथ जोड़ लेता हूं उस टॉपिक से। आप तो तीसरी एनर्जी पढ़ा दो। कौन सी तीसरी एनर्जी, लैटिस एनर्जी की चर्चा आप करवा दो। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है? मेरा सवाल, लैटिस एनर्जी आप लोगों से पूछने से पहले मेरा सवाल आपसे, लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है इसका मतलब आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ। इफ लैटिस एनर्जी इज हाई देन आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रांग और वीक। जल्दी बताओ, जल्दी। क्या होगा? अगर लैटिस एनर्जी स्ट्रांग है इसका मतलब जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग रहा हो। क्लियर है? क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या थी, दो आयनिक एंटिटीज जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो उस केस में जितनी एनर्जी निकल रही है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? तो आयंस A+ और B- जितना स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दोबारा मेरी बात सुनो, क्या बोला, लैटिस एनर्जी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की तो उसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं, फैक्टर्स बाद में समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू आइडिया लगा लेंगे। क्या कि सर लैटिस एनर्जी का मतलब है, यार सबने स्ट्रांग बोला, जशनदीप आ गया भाई। जशनदीप कहां थे आप कल, क्या बताया था? लैटिस एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जो काम कोवलेंट बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी करती थी वही काम आयनिक मॉलिक्यूल्स में लैटिस एनर्जी करती। लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हुई होगी, मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई होगी। क्लियर है मीनल? चलिए तो जरा समझना, मैं कह रहा हूं कि लैटिस एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब इन दो एंटिटीज के बीच में, दो अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हुआ होगा। आपके हिसाब से अट्रैक्शन ज्यादा कब, खुद से सोच लो तो, अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब चार्ज ज्यादा होगा। क्या मैं बोल सकता हूं, अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, इसी के जगह पे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जहां पे ए पे दो पॉजिटिव और बी पे दो नेगेटिव चार्ज। आप लोगों को पता होना चाहिए यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा या वहां, ऑब्वियसली बात है चार्ज ज्यादा है वहां। और जहां पर भी चार्ज ज्यादा होगा वो बॉडीज एक दूसरे की तरफ ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो रही होगी। इसका मतलब चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। क्लियर है? और अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं चार्ज, तो इसी के साथ साथ मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूं, क्या, चार्ज डेंसिटी। क्या वर्ड यूज कर सकता हूं बेटा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अगर आपकी ज्यादा हो रही है इसका क्लियर मतलब है कि आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका क्लियर मतलब क्या होगा, आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब आपकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और जब मैंने वर्ड चार्ज डेंसिटी यूज कर लिया तो पता चलना चाहिए कि चार्ज डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगी बेटा, साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम। साइज बड़ा हुआ तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। अगर ये बात आपको क्लियर है तो जरा सोचना, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा हूं, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा?
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा हूं, लेटिस एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? उसके अलावा सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, यहां से आ जा रहा हूं तो लेटिस एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप लोग तो बस क्वेश्चन नंबर के साथ क्या बता देना, यहां इंक्रीज होगा जैसे 1 में इंक्रीज, 2 में डिक्रीज, 3 में इंक्रीज, जो भी लिख रहा है आप लोग को बस उसके हिसाब से लिख के बता दो। ये जैम का सवाल है, ये नेट का सवाल है, वो गेट का सवाल। जैम नेट गेट, देखो जैम में 1 नंबर का, गेट में 1 नंबर का, नेट में 2 नंबर का सवाल, क्या फालतू का सवाल? ठीक है, नंबर है यस, खुशी ने दे दिया, शिवा प्रसाद ने दे दिया। आई का ज्यादा क्यों बता रहे बेटा? देखिए आप ध्यान देखो, यहाँ पे कैटायन सब जगह सिमिलर है। देखो ध्यान से, कैटायन क्या है? +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1, और इन सभी में चार्जेस सेम है, सेम चार्ज, तो चार्ज के बेसिस पे डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते। बट अगर मैं साइज की बात करूं तो कैटायन का साइज सब जगह सेम है, बट अनायन का साइज अलग है। और आपको पता है साइज की क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब साइज बड़ा करोगे तो लेटिस एनर्जी कम होगी। I माइनस का साइज बड़ा है, लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। सो ऊपर से नीचे आ रहा हो तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी क्या होगी दोस्तों? डिक्रीज हो। सेम यहाँ पर भी देखो, +2 -1, +2 -1, +2 -1, क्लोरीन पे तो -1 चार्ज है, चार्ज सेम है, अनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट, और कैटायन का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों? डिक्रीज होगा। और इस केस में जा रहा हूं तो सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सभी चार्ज ही बढ़ रहा है, यहां से आ जाऊंगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी दोस्तों? इंक्रीज होगी। तीनों सवाल क्लियर है? 2 2 4 और 1 5 मार्क्स। थोड़े से और एग्जांपल के साथ जरा छेड़खानी कर लेते। लिथियम फ्लोराइड और NaCl, इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा। ऐसे ही Na2SO4 और BeSO4, इन दोनों में किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा? फटाफट से बताओ। परफेक्ट। कौन सही बेटा? +1 -1, +1 -1,
लैटिस एनर्जी की बात करूं तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड एन एंड हाँ चांदनी बिल्कुल दिख रहा है बेटा, दिख रहा है एंड कभी कमेंट ऊपर चला जाएगा तो इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं, उसका मतलब समझने कि कमेंट दिख नहीं रहा, बिल्कुल दिख रहा है बेटा। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन। क्लियर है? क्लियर? अच्छा बात, अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो जो लैटिस होगा वो जो आयनिक कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल? जो आयनिक लैटिस होगी वो मोर स्टेबल होगी या लेस स्टेबल? ऑब्वियस बात है। सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन 1 सेकंड। सेकंड एग्जांपल में क्या बेटा, चार्ज देखो, कैटायन पे क्या चार्ज है +1, अनायन पे क्या चार्ज है -2। कैटायन पे क्या चार्ज है बेटा +2, अनायन पे क्या चार्ज है -2। तो आपके साथ चार्जेस ज्यादा कहां पर है? +2 -2 +1 -2, तो चार्जेस ज्यादा यहां पर है। अनडाउट की वजह जहां पे चार्ज ज्यादा वहां की लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो किसी की लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है तो आयनिक लैटिस जो है वो थर्मोडायनामिकली क्या हो रहता है बेटा? थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। तो पहली एनर्जी हमने निपटा दी, पहली एनर्जी का मामला हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड एनर्जी की, जिसको हम लोग नाम देंगे सोल्वेशन एनर्जी, जिसको हम लोग नाम देंगे सोल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि अब सवालों के उन सिलसिलों पर आगे जहां से फ्रीक्वेंट के सवाल पूछे जाते हैं। फटाफट से जब तक मैं लिखा कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी और व्हाट इज सोल्वेशन एनर्जी? जल्दी बताओ, जानता है क्या हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोलेंगे, सोल्वेशन एनर्जी किसको बोलेंगे? बोलो। जल्दी बताओ। नहीं बेटा, इंडिविजुअल कैटायन आयन का अट्रैक्शन देखेंगे ना प्रियंका, तो उस केस में वो हार जाएगा। मंजिश आऊंगा लैटिस उसमें भी आऊंगा कोवलेंट रिएक्टर में। कौन सा बेटा मैसेज, कौन सा डाउट एड्रेस नहीं रहेगा? रुक जाओ। चार्ज मधुस्मिता, चार्ज डोमिनेट करेगा। यस, हाइड्रेशन रिलेटेड टू वाटर, ये बात तो तेरी सही है, बट व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्वेशन एनर्जी? जरा समझना, समझ। एक आयनिक मॉलिक्यूल बना रहा, तो आयनिक मॉलिक्यूल में ए जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो A+ बना, बी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी B- बना, और ये जब A+ और B- आपस में अट्रैक्ट हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी रिलीज क्या है? शायद खान दोबारा डाउट भेजना बेटा, वो एनर्जी रिलीज क्या है बेटा? लैटिस एनर्जी। दोबारा देखो, इधर जान दो, इधर जान दो, क्या बोला? इधर जान दो प्लीज, इधर जान दो। ए और बी है, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करके A+ बनाया, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन करके B- बनाया। इलेक्ट्रॉन लूज करा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, और उस रिलीज एनर्जी का क्या नाम दिया गया बेटा? लैटिस एनर्जी। यहां तक की बात क्लियर हो गई? यहां तक का मामला क्लियर हुआ? चलिए, अब ये जो लैटिस बना है, ये जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन गया, हमने क्या करा? इसको पानी में डाल दिया, और जरा सोचना, आयनिक कंपाउंड जैसे पानी में गया, आयनिक कंपाउंड घुलना शुरू करेगा, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होना शुरू करेगा, और जब वो डिसॉल्व होना शुरू कर रहा है इसका मतलब आयन एक दूसरे से अलग होना शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब आयन एक दूसरे से अलग होना शुरू हो रहे हैं। जरा सुनना 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 सुनना, आयंस को सर जी जब जुड़े हुए थे तो लैटिस एनर्जी थी, जब आपको अलग करना है तो कहीं ना कहीं अलग करने के लिए हमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस देनी पड़ेगी, तभी ये लोग अलग होंगे। क्योंकि जब अट्रैक्ट हुए थे तो एनर्जी रिलीज हुई थी, उसी रिलीज एनर्जी को आपने लैटिस एनर्जी का नाम दिया था, तो आपने इसको पानी में डाला और पानी में घुलना शुरू कर रहे हैं, पर घुलने के लिए इन्हें अलग होना पड़ेगा, और इन्हें अलग होने के लिए मैंने सबको मारना शुरू करूंगा। अभी समझा रहा हूं तो सारे सारे डाउट इस समय पूछ लो, बाहर में जाओ डाउट पूछो। प्लीज डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? किसी भी सॉल्वेंट को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने की कैपेबिलिटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है मतलब वो आयनिक कंपाउंड को जल्दी तोड़ देगा। अगला बताओ, Na+ के दो आयंस मिलकर भी तो कैटायन बन गया। अरे बेटा, हमें नेट चार्ज देखना होता है। एक सोडियम +1 SO4 2- को जब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और एक बेरिलियम 2+ जब SO4 2- को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लैटिस एनर्जी इंडिविजुअल आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें मत देखा करो इसके दो आयन हो गए, 2 Na+ हो गए। अरे भाड़ में क्या 2 Na+? मुझे तो इस अट्रैक्शन की बात बतानी है, और ये अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोलरली चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चार्ज ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अगला पूछो भाई। अरे भाड़ में क्या वाटर तो क्या तेल लेने, पहले डाउट पूछो। predominantly covalent, what does mean by predominantly covalent? Why not simply covalent? predominantly covalent का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल 100% कोवेलेंट नहीं होता शाहिल यादव, ना ही 100% आयनिक होता है। उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा हो सकता है, उसके अंदर आयनिक करैक्टर ज्यादा हो सकता है। तो जहां पर ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा तो उसको बोल सकते हैं predominantly covalent कंपाउंड है। क्लियर है? सिंपली कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब वहां पे आयनिक करैक्टर लगभग 0 के बराबर है। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसका मतलब ये मत समझना कि NaCl 100% आयनिक कंपाउंड है। दुनिया में ना ही कोई 100% आयनिक होता है, ना ही कोई 100% कोवेलेंट होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि उसके ऊपर कंप्लीट प्लस और माइनस चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कंप्लीट प्लस और माइनस चार्ज होता तो NaCl को
Na+ और Cl- को जब मैं चेक कर रहा होता तो इसके पास चार्ज पता कितना था, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेट करते हो तो चार्ज हमेशा इससे कम आता है। उससे क्या प्रूव हुआ कि ये कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है। अगर 100% आयनिक होता तो उस पर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता। और अगर कोई बेरिलियम मान लो 2+ है, SO4 मान लो 2- है, तो इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करता, तो अगर एक कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड होता तो इसके ऊपर चार्ज पता क्या होता, 2 मल्टीप्लाई बाय -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर ये 100% आयनिक होता तो, पर 100% आयनिक नहीं है। और बताओ, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो अभी आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर पे आने तो दो ऋषभ भैया, अभी मैं आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर में नहीं पहुंचा हूं। ये सब आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर के ही रूल है। कोई आयनिक कंपाउंड कब होगा तब कोवलेंट कंपाउंड होगा। आगे आओ, साहिल यादव, HCl is covalent but why we use, but when we use we write H plus Cl minus, then why we not say it's ionic also? कैसे क्यों कह दो आयनिक, क्यों कह दो आयनिक? HCl जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा होता है तो वो एक कोवलेंट कंपाउंड की तरह होता है। वो अलग बात है जो तो इसको तोड़ता है तो सोलवेंट होना चाहिए। जब इसको पानी में तोड़ रहा है, जब इसको पानी में डाला तब ये टूटा H+ और Cl- की फॉर्म में, वरना इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड ही हो रही होती। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि 100% कोवलेंट सर जी कतई नहीं है। अरे 100% कोवलेंट का मतलब उस पर कोई चार्ज आया ही नहीं। HCl को जब मैं ऐसे भी लिखता हूं तो मैं खुद से लिख देता हूं, ये पार्शियल माइनस, इसमें पार्शियल प्लस, मतलब चार्ज है। और अगर चार्ज है मतलब ये 100% कोवलेंट नहीं है। हाँ, टूटने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसे जल्दी से चार्ज की फॉर्म में टूट जाएगा, लेकिन जब जुड़ रहा है तो वहां पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन भाई हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लो, लिथियम लो, अब ये चार्ज की फॉर्म में टूटना शुरू कर रहा है जल्दी। सोडियम लो और जल्दी टूटेगा, पोटेशियम लो और जल्दी टूटेगा। लेकिन ये सारे के सारे वर्ड आप लोग जब पोलराइजेशन जैसा कंसेप्ट समझ लोगे तभी समझ पाओगे। तो अभी के लिए जो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें डाउट क्लियर हुआ नहीं हुई, और भी कोई रह गया तो? आयनिक कंपाउंड तभी आयनिक माना जा सकता है बेटा जब दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। एक बहुत लालची हो जो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, और एक बहुत सीधा आदमी जो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे भी दे। हर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं हो सकता। HCl ऐसा नहीं है। HCl इतना भी सीधा नहीं है कि मांगे तुरंत अपने आप इलेक्ट्रॉन पकड़ा के उसको पकड़ा देगा, नहीं भैया। तो यहां पर थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होगा, थोड़ा बहुत। और बताओ, हेलो, आया। और बताओ भाई क्या डाउट है? पहले इनसे निपट लिया। और बताओ, हाउ मेनी आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में एक भी आयनिक कंपाउंड नहीं बेटा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, आयनिक कंपाउंड कहां से आ गए पीरियोडिक टेबल में? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सेम एटम शुड बी 100% कोवलेंट, नहीं होगा कुछ, उसमें भी थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा। एंड हाउ वी आइडेंटिफाई, क्यों बोल रहा हूं मैं कि आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि कौन आयनिक है कौन कोवलेंट। आपके सामने H के पास जब OH रहता है तो उसको क्या बोलते हो? कोवलेंट। लेकिन H से नीचे आओ, Li के साथ जब OH रहता है तो क्या बोलते हो? आयनिक। Na के साथ जब OH रहता है क्या बोलते हो? आयनिक। H2O इज अ कोवलेंट कंपाउंड, LiOH इज आयनिक। तो ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यही तो समझोगे। पर उसके लिए थोड़ा मुझे वक्त देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तो अभी तुरंत बैठ कर अभी बता आयनिक कंपाउंड कितने, जल्दी बता, मैं रट लेता हूं फटाफट। अब बता कोवलेंट बता कितने, जल्दी बता, मैं रटू फटाफट। आओ बताओ, कुछ और क्या पूछना है? मैंने भी लेस का चिप्स ऑर्डर कर लिया, मैं पहले डाउट ही बताऊंगा, बाद में कितनी तारीफ। अरे सॉल्वेशन नहीं गई कारण पहले जरा क्या डाउट बताओ, पहले क्या डाउट है? अरे बेवकूफ हो क्या? कह रहा हूं इंडिविजुअल चार्ज की बात है, दो है Na+, ये इंडिविजुअल चार्ज की बात है, इंडिविजुअल चार्ज की बात। इंडिविजुअल एटम्स जो है, आयन जो है, उनके बीच में अट्रैक्शन से कितनी एनर्जी निकलती है? यहां पर एक ही पॉजिटिव, दो नेगेटिव। बेरिलियम 2+ में दो पॉजिटिव इंडिविजुअल, ये मत सोच कि सर जी और भी है, भाड़ में क्या हो, चार्ज तो हमेशा बैलेंस होगा। एक बात बताओ, आप जब लिखते हो Al2SO4 का होल थ्राइस, चार्ज तो हमेशा बैलेंस रहेगा बेटा। लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम पे तीन पॉजिटिव, एक ही एल्यूमिनियम पे तीन पॉजिटिव, एल्यूमिनियम तीन पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो जब मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल। एल्यूमिनियम 3+, यहां पर ज्यादा इंटरेक्शन दिखा, लेकिन देखो ना, सेम ऐसे कंपाउंड में K2SO4 भी लिख सकता, लेकिन यहां पर K पे प्लस है, SO4 पे 2-। इंडिविजुअल एटम और आयन की बात करो तो यहां पे चार्जेस क्या है? कम अट्रैक्शन दिखा देंगे। यहां पे अट्रैक्शन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और बताओ, अरे फजान रूल कुछ आने देंगे तो बताऊंगा, इन्हें सारी जानकारी तो अभी चाहिए। ये मैं अभी पूछना मुझसे कि न्यूक्लियर लॉन्च कोड क्या है इंडिया का, जो न्यूक्लियर बम लॉन्च करते हैं इंडिया वाले, तो उसका लॉन्च कोड होता है ना सर, वो क्या होगा बताना जरा एक बार। ये वो भी पूछ सकते हैं अभी मुझसे। और बताओ, और क्या डाउट? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से दोबारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुल्हाड़ी समझ रहे? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी दो लोगों को काट के अलग करती है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा है उतना कुल्हाड़ी की धार ज्यादा है।
और कुल्हाड़ी जितना धार ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो किसी को काट के अलग अलग कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा किसी सॉल्वेंट का, किसके लिए डिफाइन होता है? सॉल्वेंट के लिए डिफाइन। कि पानी का कितना है, दारू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, सरसों के तेल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, थिनर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, पेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है हम ये मान के चलते हैं कि इस सॉल्वेंट के अंदर वो चीज जल्दी घुल जाएगी। नमक है, मेरे हाथ में नमक है, मैं सोचूं नमक को घोलना है, किसमें जल्दी घोलूं? अच्छा पानी है, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 80। ओके, ये क्या है? दारू, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 30। अच्छा ठीक है, सरसों का तेल कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 10। अरे यार तेरे में तो घुलेगा ही नहीं, तेरे में भी नहीं घुलेगा। पानी, तेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा, तेरे में डाल दिया, जल्दी घुल जाए। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसमें आयनिक कंपाउंड जल्दी डिसॉल्व हो सकते हैं, वो जल्दी Na+ और Cl- में टूट सकते हैं। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है उसमें आयनिक कंपाउंड जल्दी नहीं घुल सकते। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है? अरे करूंगा स्टार्ट, क्या करूं मैं? इतना बढ़िया कंसेप्ट पढ़ा रहा था, मैं भूल गया, पता नहीं क्या पढ़ा था। बढ़िया नई काली शर्ट पहन के आया था और कल की क्लास में व्हाइट शर्ट। सुनो ना, सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा था ध्यान सुनो। ये ए था, ये बी था। ए ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा, ए प्लस बना। बी ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, बी माइनस बना। ए प्लस और बी माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच से एक एनर्जी निकली जिसके तुमने क्या नाम दिया? लैटिस एनर्जी। क्या बोला? लैटिस एनर्जी। अब ये सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड। फिर तुमने क्या करा? पानी में डाल दिया। पानी में डाला तो ये घुलना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे। लेकिन घुलने का मतलब क्या हुआ? ये आयन एक दूसरे से अलग होना शुरू हो रहे हैं। अलग होने के लिए अपने आपके दिमाग में आई होगी एक सवाल, एक बात बताओ सच्ची, अलग मतलब भी तो छोड़ के रखो। जब ये पहले अट्रैक्ट होकर एनर्जी निकली थी, तो अलग होने के लिए इन्हें कोई एनर्जी देनी भी पड़ेगी, क्योंकि जब ये अट्रैक्ट हुए तो स्टेबलाइज हुए थे, आयंस अट्रैक्ट होकर स्टेबलाइज हो रहे थे तो उसने एनर्जी निकाली थी। और जब अंदर डाल के घोल रहे हो, ये अलग हो रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी उसी जगह से आएगी जिस जगह से दूसरी एनर्जी वापस आ रही है। जरा समझना मेरी बात को, इस चीज को कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए दोस्तों, सुनना मेरी बात। कहां गया मेरा मार्कर? सुनाने के चक्कर में मार्कर ही दे रखा है। देख, मान लीजिए समझना मेरी बात। मान लो ये तुम हो और ये तुम्हारी वो दोस्त है, वही वाली दोस्त, अच्छे दोस्त। मान लो मुझे तुम्हारा रिश्ता तोड़ना है, कैसे तोड़ सकता हूं मैं? इसका चक्कर, इसका इंटरेक्शन, अच्छा वर्ड ये रहेगा, इसका सिचुएशनशिप। आजकल के जंजी वर्ड सीख गए, इसका सिचुएशनशिप मैं किसी और के साथ स्टार्ट कर दूं, और फिर तेरा भी सिचुएशनशिप किसी और के साथ स्टार्ट कर दूं। तुझे नहीं लगता धीरे धीरे वाले बॉन्ड अपने आप ही वीक होना शुरू हो जाए? जब अपने आप ही वीक होंगे तो टूट जाएंगे। सेम यही काम होगा कि जब तेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड Na+ और Cl- एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर NaCl सॉलिड बना होगा, लेकिन जैसे तूने इस NaCl सॉलिड को डाला पानी में डालते ही Na के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ये वाटर के ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होना शुरू। क्लोरीन पे चार्ज क्या बेटा? नेगेटिव। ये वाटर के हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होना शुरू होगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने शुरू हो रहे हैं, डेफिनेटली इनके बॉन्ड बीच के बॉन्ड वीक होंगे। बोलो, इनके बीच के बॉन्ड वीक होंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये अट्रैक्शन हो रही है तो तुम इसके साथ घूम रहे हो, है बढ़िया, एक दूसरे के ऊपर हाथों में हाथ डाल के जब तुम घूम रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम यहाँ पे स्टेबल हो रहे होगे, और कहीं ना कहीं जब तुम स्टेबल होगे मतलब तुम्हारी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और जितना तुम यहाँ स्टेबल हो रहे हो यहाँ पे, उतना तुम यहाँ अनस्टेबल हो रहे हो। उतना तुम लोग एक दूसरे के साथ जब बैठोगे बात करोगे, अरे यार वो तो परेशान करके रख देती है, मेरा फोन नहीं उठाती है, ये नहीं करती है। और वैसे ये भी जितना तुम इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे होगे उतना यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी, जितना यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, यही दोनों एनर्जीज इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आ रही होंगी। यही दोनों एनर्जी और ये रिलीज एनर्जी, अगर ये सोलवेंट मॉलिक्यूल है तो जो रिलीज एनर्जी है, इसी रिलीज एनर्जी को सोल्वेशन एनर्जी बोला जाता है। और अगर गलती से सोलवेंट पानी है तो हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है। इसका मतलब जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इन आयंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी निकलेगी, इस निकलने वाली एनर्जी को ही सोल्वेशन, और पानी है तो हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? फटाफट से कमेंट करो जल्दी बस।
क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है जरा मुझे स्टिक कर दो। एन आयनिक कंपाउंड कैन डिसॉल्व ओनली इफ dissolve better if option A lattice energy is equal to hydration energy, option B lattice energy is greater than hydration energy, option C hydration energy is greater than lattice energy, or option D does not depends, does not depends। आओ 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 सवाल लो, बेटर कब डिसॉल्व हो? बेटर कब डिसॉल्व हो? वो समझ के उत्तर देना भैया, क्या होता है? लैटिस एनर्जी क्या है बेटा? लैटिस एनर्जी क्या है? ये जो एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी। अगर मुझे ये तोड़ना है तो मुझे बाहर से इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, बाहर से इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सच ऑप्शन ए भी हो सकता है क्या? एनर्जी रिलीज होगी बेटा अमर, व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी सेम भी तो हो सकता है। एक बात बताना जरा, जितना तुम अगर यहां स्टेबल थे उतना ही अगर तुम यहां स्टेबल हो तो क्यों टूटो? सोचो, जो तुम्हारी अभी करंट है वो भी तुझे उतनी ही टेंशन देगी जितना टेंशन तो किसी नए वाले से मिलेगा। तो क्यों किसी नए वाले में माथा मार? ठीक करो, ये सीखो। क्योंकि जितना लैटिस एनर्जी है उतना ही अगर हाइड्रेशन एनर्जी हो जाए तो क्यों तोड़ू भाई मैं कब तोड़ूंगा? जितनी टेंशन मुझे यहां है उससे कम टेंशन, टेंशन तो रहेगी, बात तो डन है ना लड़को, तुम्हें तो बात पता रखना, टेंशन तो रहेगी, लेकिन भावनाएं अगर आप मेरी समझ पा रहे हो, जितनी टेंशन यहां है उससे कम टेंशन मुझे यहां मिलनी चाहिए। ये क्या है? लैटिस एनर्जी, आयंस Na+Cl-। ये क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी Na+ वाटर या फिर Cl- वाटर। इसका मतलब हाइड ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सब के सब लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। सर एग्जांपल कहां से लाते हो आप? समझ में आ जाना चाहिए शाजिया, विकास भी कभी बहुत थी, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, हमें ऐसे एग्जांपल समझ में आया करते थे। हेलो सब बढ़िया भाई, क्लास में बोलो, क्लास में क्लियर है? गुंजन कह सर पुराने टेंशन से बोर भी तो हो रहे। अरे ये मॉलिक्यूल तुम्हारे जितने गंदे नहीं है ना, पुराने टेंशन से बोर भी तो हो रहे होंगे, इन्हें ओवरऑल मतलब स्टेबिलिटी से। क्लियर है? देख गुंजन देख रही है कितनी तेज है, पुराने वाले से तो बोर भी हो जाएंगे, नया कुछ नया होगा, नया भी वही टेंशन दे रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ध्यान रखना, कंडीशन फॉर हाइड्रेशन, कंडीशन फॉर सॉल्वेशन वो ये है। हेलो थोड़ा ही यहां तक की बात क्लियर है? अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, कौन से फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी को इफेक्ट कर सकते? तो क्या आपको लगता है? बिल्कुल सही कहा साथी। जरा सोचना, हाइड्रेशन एनर्जी कब ज्यादा हो? हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी? कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन जब भी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ध्यान रखना सिर्फ एक नहीं, जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि हाइड्रेशन मतलब सारा, जितनी भी इंटरेक्शन हो रही, जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है उन सभी इंटरेक्शन की, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, जितनी भी इंटरेक्शन हो रही उन सभी इंटरेक्शन की रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी ही क्या कहलाती है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? उन सभी अट्रैक्शन की रिलीज एनर्जी क्या कहलाती है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अब
मेरी बात को जरा गौर से बिल्कुल ध्यान सुनना जब मैं बात समझाने था। तो आपको नहीं लगता कैटायन जितना ज्यादा चार्ज वाला होगा उतना वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे? सेम अनायन जितना ज्यादा चार्ज वाला होगा उतना जल्दी सॉल्वेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसका मतलब ये लोग तो कुछ कुछ लैटिस एनर्जी जैसे ही होंगे, क्योंकि लैटिस एनर्जी में भी कैटायन और अनायन जितना ज्यादा चार्ज वाले हों उतना जल्दी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये लोग वही है, कहते हैं ना जितना जल्दी प्यार होता है ना उतना जल्दी टूट भी जाता है। प्यार एक मुकाम है जिसको आहिस्ता आहिस्ता अचीव करना चाहिए ताकि टूटने में भी टाइम लगे। आज देखा कल प्यार होगा तो परसों टूट भी जाएगा। मॉलिक्यूल भी यही बोलते हैं, क्योंकि सोचो जब लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होती है? जब कैटायन पे चार्ज ज्यादा, अनायन पे चार्ज ज्यादा, और जब दोनों पे चार्ज ज्यादा है तो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ उल्टा केस भी बन सकता है। क्या अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा हुआ तो सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेंट के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो, सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो, और जैसे सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा है कैटायन पे भी, तो दूसरी तरफ भी तो मुंह मारेगा जल्दी अटैक से। ओहो, और जैसे अट्रैक्शन ज्यादा स्टेबलाइजेशन कहीं और देखनी शुरू कर देगा। यही कारण है डायरेक्टली प्यार मत करो, पहले दोस्ती करो फिर प्यार करो, है ना? चलिए यहां तक की बात क्लियर है। सो अगर मेरे से कोई पूछे फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, तो क्या बोल सकता हूं बेटा? अगर कोई बात करता है फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, सो पहला तो चार्ज, सॉरी लैटिस एनर्जी कह रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, पहला तो चार्ज, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जितना चार्ज ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। कोई बात नहीं शादी है, दर्द वर्द तो मिलते रहते हैं, प्यार में दर्द तो होता ही रहेगा, दूर जाने का दर्द, ठीक है। और दूसरा क्या फैक्टर होगा बेटा? साइज, जो सेम फैक्टर आता, और हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, इस फैक्टर को अभी तक हमने एक्सप्लोर एक ही बार किया है, वो है डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको लगता जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो सॉल्वेंट उस आयंस को जल्दी जल्दी तोड़ देंगे, और जितनी जल्दी सॉल्वेंट उस आयन को जल्दी जल्दी तोड़ देंगे उतनी जल्दी, जितनी जल्दी तलाक हो गया उतनी जल्दी कहीं और चक्कर भी जल्दी चलेगा। क्या बात क्लियर है? चक्कर इन द सेंस दोस्ती, है ना? मेरी पढ़ाई को किसी और सेंस से मत समझा करो, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए बताए जा रहे ट्रिक्स हैं, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसको रियल लाइफ में यूज करने की कोशिश करें। क्लियर है? सर आप किसी और फील्ड के भी गुरु लगते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है मेरी बात या नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? प्लीज ये ट्रिक तो मत क्या करो भाई, लेक्चर मेरे सुनते हो कानों में ईयरफोन लगा लो। तुम्हें अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं सारे एग्जांपल्स का इस्तेमाल करता हूं, तुम मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हो, स्पीकर पे लगा लगा के, इसने भी सुन लिया, मम्मी जी ने भी सुन लिया, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? सो फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी में क्या क्या फैक्टर है? चार्ज, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा बेटा? कौन सा है आपका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्वेंट का अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी दोस्तों? ज्यादा। क्या इस बात सबको क्लियर? क्या बात क्लियर है बेटा? चलिए, सो आई होप आपको हाइड्रेशन एनर्जी का ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। कल की क्लास के अंदर हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के डिफरेंट एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे, और कल की क्लास में अपना आयनिक बॉन्डिंग वाला सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी बेटा चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट को भी जल्दी अटैक करेगा। क्लियर है? जितना साइज छोटा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा जल्दी वो किसी और को अटैक कर रहा है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। अपनों का ख्याल रखें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें, ठीक है।